नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एक्सप्रेस वेयर देयर इज नो ड्रामा, नो फेक, ओनली फैक्ट्स टू कीप यू अवेक। जी हाँ, सही सुना आपने। लाइफ एक्सप्रेस एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा एकेडमिक प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बेमतलब की बातें नहीं करते, क्योंकि यहाँ बातें होती है सिर्फ रियल लाइफ के, रियल लोगों के, रियल अचीवमेंट्स की, और बातें होती है रियल नॉलेज की अंडर भारतीय ज्ञान परंपरा, जिसकी बुनियाद वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है। वसुधैव कुटुंबकम यानी द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। भले ही वसुधैव कुटुंबकम और अतिथि देवो भव का पालन करते करते हिंदुस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आज हर भारतीय को ये कहते हुए काफ़ी गर्व होता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसने आज तक ना ही किसी पे आक्रमण किया और ना ही किसी पे राज किया। हाँ, हमने पूरी दुनिया पे राज किया, लेकिन उनके अधिकार, अस्तित्व एवं संस्कृति को छीन कर नहीं, बल्कि उनके दिलों पर राज किया, अपनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति और फिलॉसफी की खुशबू बिखेर कर। इसी भारतीय परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लाइफ एक्सप्रेस अपने मिशन पे आप सभी के सहयोग से आगे बढ़ रही है, जिसमें मेरा यही प्रयास है कि भारतीय संस्कृति एवं ज्ञान प्रणाली का समुचित अध्ययन कर उसके भाव को, उसमें निहित संदेश को आपके सामने, वर्ल्ड सोसाइटी के सामने प्रस्तुत करूं, क्योंकि आज पूरी दुनिया में एक नहीं कई कारणों से अनेक प्रकार के संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खूनी युद्ध चल रहे हैं परिवार में, समाज में, राष्ट्र में और पूरे विश्व में। पूरी दुनिया आज एक सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग ढूंढ रही है, जिसे अपनाकर वो शांति और सौहार्द के साथ जी सके। लेकिन अफसोस, दुनिया के पास ऐसा कोई मॉडल नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि भारत के पास ऐसा सोसाइटल मॉडल ऑफ लिविंग है जिसे अपनाकर हम पूरे विश्व में शांति और उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। और उसी मॉडल को हम आज भारतीय ज्ञान परंपरा के रूप में देख रहे हैं। तो चलते हैं कार्यक्रम के अगले सेगमेंट हॉल ऑफ फेम की ओर, जहां हम मिलेंगे एक ऐसी शख्सियत से जो वाकई समाज के लिए एक रियल रोल मॉडल हैं, अपने उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्यों के चलते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग उनकी उपलब्धि या अचीवमेंट से आज भी बेखबर हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिनके जीवन से जुड़े कई रोचक तथ्य हैं। इससे पहले कि हम उन रोचक तथ्यों को जानें उन्हीं की जुबानी, मैं चाहूंगा कि सबसे पहले मैं आपको अपने विशेष अतिथि का एक संक्षिप्त परिचय दे दूं। वैसे तो हमारे आज के विशेष अतिथि किसी परिचय या पहचान के मोहताज नहीं हैं, लेकिन औपचारिकता का निर्वहन करते हुए मुझे ये बताते हुए अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है कि लाइफ एक्सप्रेस के इस हफ्ते के हॉल ऑफ फेम में हमारे साथ जो विशेष अतिथि ऑनलाइन जुड़े हैं, वे हैं अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर एंड इकोनॉमिस्ट श्री तुलसी टावड़ी जी। श्री तुलसी टावड़ी का जन्म 10 मार्च 1958 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर में एक सामान्य पर शिक्षित परिवार में हुआ था। बचपन से ही अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं उत्कृष्ट कार्यों के बदौलत उन्होंने समाज में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी।
यदि हम उनके शैक्षणिक जीवन पर प्रकाश डालें तो हम पाते हैं कि उन्होंने अपनी प्रारंभिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा अव्वल दर्जे से सफलतापूर्वक पूरी की। Talking of his academic journey, Sri Tauri did his Bachelor of Engineering specializing in Chemical Engineering from National Institute of Technology, Raipur. More importantly, he did his Advanced Degree MS in Chemical Engineering from Illinois Institute of Technology, Chicago in 1980. In his sparkling professional career of more than 4 decades in USA and India, Sri Tauri has made numerous contributions to Indian and world economy, especially in the areas of research, founding, managing, and guiding techno and business joint ventures covering diverse technologies and industries such as energy, chemicals, polymers, cement, pharmaceuticals, education and training, and services. And I must share with my intellectual viewers that Sri Tulsi Tauri writes a book in 2012 titling Creation of Wealth versus Transfer of Wealth. As a matter of fact, this book revolutionized the field of finance and economics. Along with his relentless pursuit of excellence in academia and industry, Sri Tauri is empaneled in several professional bodies and committees with dignified positions like CEO, head, coordinator, advisory board member, reviewer, freelancer, etc. I must also mention that Sri Tulsi Tauri has been the founder, CEOs of prestigious companies like Alternate Approaches Private Limited, Ultratech Laboratories Private Limited, Indie Roots, Rural Enterprises Private Limited, etc. Not only that, through his Ultratech Laboratories Private Limited under Bhabha Atomic Research Center, Sri Tulsi Tauri has pioneered innovative solutions for monitoring radiation exposure, ensuring the well-being of individuals and communities. यदि मैं उन्हें समराइज करूं तो कह सकता हूं कि तुलसी टावरी जी एक सृजनशील उद्यमी हैं जो सामाजिक व आर्थिक विषयों पर मौलिक अनुसंधान का व्यावहारिक समाधान करने में संलग्न रहते हैं। साथ ही मनुष्य की सोच को विकसित करने के विशेषज्ञ के रूप में विभिन्न स्तरों पर वे गहरा प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के लिए नेतृत्व, उद्यमिता और धन सृजन रणनीतियों पर एक वक्ता के रूप में श्री तुलसी टावरी का प्रभाव सीमाओं से परे है। YouTube और हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध अपनी लघु फिल्म लाइफ 2.0 में तुलसी टावरी एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करते हैं जहां प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हुए मानव आवासों को फिर से डिजाइन किया गया है जो टिकाऊ जीवन के एक नए युग की शुरुआत करता है। And I should not forget to add that Sri Tulsi Tauri has been felicitated with several recognitions and awards at national and international levels. Thus, there are so many accolades and achievements to his name, and to know more about Sri Tulsi Tauri, I'll take you straight to our online platform where he had joined. And pleasure is solely mine in welcoming one and only the great entrepreneur, author, CEO, and more importantly, a great economist, Sri Tulsi Tauri ji. Namaskar, sir. Namaste, Dr. Jha. It's a pleasure. Thank you for inviting me here. So, first of all, on behalf of my entire Life Express team and on behalf of my intellectual viewers, I extend a very warm welcome and sincere gratitude to you for your gracious presence in Life Express. सर, आपके प्रोफाइल को देखने के बाद ये पता चलता है कि आप एक सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं, लेकिन आपने अपनी लगन और कड़ी मेहनत से
अमेरिका जाकर ना सिर्फ अपनी उच्च शिक्षा हासिल की, बल्कि उस अर्जित ज्ञान का एप्लीकेशन आप अपने देश में देखना आप चाहे। और यही कारण है कि अमेरिका में वर्षों तक ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान करने के उपरांत भारत लौटकर आप आते हैं और छत्तीसगढ़ में स्वयं के उद्यम आप लगाते हैं। एक नया पॉलीमर, एक नई पॉलीमर टेक्नोलॉजी भी विकसित की, जो कि भारत के लिए हम कह सकते हैं कि उस समय में बाहरी देशों से आयात होती थी। तो आज की वार्ता को शुरू करते हुए सबसे पहले ना सिर्फ मैं बल्कि ऑल आवर इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स वुड लाइक टू नो कि कैसे हुआ ये सब। क्या थे आपके लाइफ के गाइडिंग प्रिंसिपल्स, क्या थे आपके लाइफ के ड्राइविंग फोर्स, साथ ही दो अनफॉरगेटेबल इंस्पिरेशनल मोमेंट्स जो आपके जीवन में रहे हों, वो भी आप हमारे साथ साझा करें। ओवर टू यू सर। देखिए, हम लोग तो सब बचपन में जब बड़े होते रहते हैं तो अपने माँ बाप को देखकर ही शुरुआत होती है। माँ बाप ही हमारे भगवान होते हैं। और थोड़ा सा बड़े होते हैं तो स्कूल जाने लगते हैं, हमारे टीचर हमारे नए भगवान हो जाते हैं। तो इंस्पिरेशंस तो मेरे जो माँ बाप हैं और जो टीचर्स हैं उनका ही है। और जो मन में जो एक आत्मविश्वास की अग्नि जो जलाई जाती है बचपन में, उसी से ही मनुष्य, कोई भी मनुष्य किसी भी स्तर से कहीं भी जाके कुछ भी काम करने का प्रयास तो कर ही सकता है। अब Right. उसमें कितनी सफलता कब मिलती है नहीं मिलती है ये तो मनुष्य के हाथ में नहीं है। तो ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मेरे माँ बाप का और मेरे जो गुरुजन हैं बचपन से लेके प्राइमरी स्कूल के भी टीचर मेरे अभी कनेक्टेड है, और मिडिल स्कूल हाई स्कूल सब कनेक्टेड है, कॉलेज के, तो मिलता रहता हूँ उनसे। तो वही बहुत है अच्छा, मेरे सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। बहुत अच्छा। तो आपके माता पिता और गुरुजन को आपकी सफलता का श्रेय जाता है। बहुत अच्छा। मेरा अगला प्रश्न इकोनॉमी को लेकर है। जैसा आपको भी ज्ञात है कि आज देश में बहुत बड़ी आर्थिक असमानता है, और उसी के मद्देनजर आज भारत को फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि मोस्ट इक्विटेबल इकोनॉमी बनने की भी जरूरत है। ये आप भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे। लेकिन आज के मौजूदा हालात, खासकर वर्तमान जो जियोपॉलिटिकल या भू राजनीतिक तनावों एवं दबावों के बीच आज हम ग्लोबलाइजेशन से डी ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की ओर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं और पॉलिटिकल सिस्टम्स आपस में आज उतने जुड़े हुए नहीं हैं जितने पहले थे। भारत जैसा देश आज वैश्विक अंतरनिर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। कई तरह के कैची टैगलाइंस का प्रयोग किया जा रहा है, जैसे कि विकसित भारत 2047। आज हम मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं। आज हम वैश्विक ढांचों पर निर्भर रहने के बजाय राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय आवश्यकताओं, ग्लोबल सप्लाई चेन्स के बजाय डोमेस्टिक सप्लाई चेन्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। तो ये डी ग्लोबलाइजेशन का जो अप्रोच है वो कितना कारगर रहेगा अंततः। एंड विद दैट ऑब्जर्वेशन इन द बैकड्रॉप, मेरा यहां प्रश्न जो है, हम आपसे ये जानना चाहेंगे और समझना भी चाहेंगे कि क्या भारत और भारतीयों का आर्थिक स्वास्थ्य आज ठीक है? यदि हाँ, तो कैसे? और यदि ना, तो क्यों? जी, ओवर टू यू। ये ना जो आर्थिक विषय है जिससे हर मनुष्य जुड़ा हुआ है, ऐसा कोई दिन नहीं है, ऐसा कोई घंटा नहीं है जिसमें हर मनुष्य को पैसे को लेकर कुछ न कुछ निर्णय करने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो विषय तो ये ऐसा है जिसमें गांव से रिक्शे से लेकर
हवाई जहाज में उड़ने वाले, नीति निर्धारक, हर हर स्तर के विद्यार्थी, हर स्तर के व्यक्ति का जुड़ाव है। हम्म, दुर्भाग्य ये है कि इकोनॉमिक्स जो है, देखिए आपने मुझे इकोनॉमिस्ट कहा, मैंने इकोनॉमिक्स में कोई डिग्री नहीं ली है। ये आपके जो आपके दर्शकों हैं, काम बहुत है, लेकिन मैंने इकोनॉमिक्स को मैंने लेके जी। मैंने आपको कहा कि मगर ये जो मनुष्य की बुद्धि है, इसको आप जिस दिशा में ले जाना चाहें तो कोई रुकावट नहीं है। एब्सोल्युटली। हम लोग डिग्रियां लेते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने बुद्धि को किसी दूसरे फील्ड में नहीं लगा सकते। हम्म, तो सिर्फ डिग्री लेने से नहीं होता है। तो बिल्कुल। मेरी रुचि थी कि मैं समझूं कि ये हम्म, जो अर्थव्यवस्था क्या है, क्यों है। अब उसके इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा क्यों, हम्म, मगर उसके कारण से जो कुछ मैं समझ पाया, उसके आधार पर आपको कह रहा हूँ अभी जो बातें, जो भी कहूंगा। जी। और मैं बेसिकली, मुझे ये समझ में आया, मैं देखिए विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, और विज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल्स पर विश्वास करते हैं। जैसे न्यूटन के 3 फर्स्ट प्रिंसिपल्स हैं। अभी कोई भी विषय आप लेंगे, केमिस्ट्री लेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट प्रिंसिपल वो बेंजीन के रिंग से शुरू होता है। हम्म, तो देर इज ऑलवेज ए फर्स्ट प्रिंसिपल जिसको कोई काट नहीं सकता, हम्म, और उसके आधार पर सारे प्रोजेक्शंस होते हैं। अनफॉर्चुनेटली डिसिप्लिन ऑफ इकोनॉमिक्स में, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल इकोनॉमिक्स फ्रेटर्निटी, हम्म, इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन में फर्स्ट प्रिंसिपल्स का कहीं कोई जगह ही नहीं है। हम्म, अच्छा। तो इसके कारण क्या होता है कि ये ओपिनियन बेस्ड डिसिप्लिन हो गया है। हाँ। अब जब ओपिनियन बेस्ड हो जाता है तो आपको सिद्ध नहीं करना है कि आपके ओपिनियन का आधार क्या है। साइंटिफिक बेसिस इज लॉस्ट। तो हम्म, मैंने जो कोशिश की कि इकोनॉमिक्स में साइंटिफिक बेसिस कहाँ से मिले, हम्म, तो वो 4 प्रिंसिपल्स हैं। मैं उन पे अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे हम्म, आपके प्रश्न का जवाब देना है। जी। बट उनका बेसिक जो है वो उन 4 प्रिंसिपल से निकल के आता है। हम्म, और यदि कोई भी व्यक्ति उन 4 प्रिंसिपल को, और कोई भी क्यूरियस व्यक्ति, इवन 18 साल का बच्चा हाई स्कूल का, उन 4 प्रिंसिपल को समझ सकता है, तो वो आपके प्रश्न का उत्तर दे सकेगा, ऐसा मेरा मानना है। इसमें कोई मैजिक नहीं है, बहुत हम्म, सरल है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ क्रिएशन ऑफ वेल्थ। तो आपने जो प्रश्न किया कि डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो पहला तो ये है क्योंकि ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल न होने के कारण पूरा इकोनॉमिक्स भ्रमों के जाल में, अब जब भ्रमों के जाल में बिखरा हुआ है तो जिसकी जो मर्जी है वो कहेगा। कुछ लोग है कहेंगे डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, कुछ लोग कहेंगे नहीं हो रहा है, कुछ लोग कहेंगे तेजी से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो सब बातें ऐसे लगेंगी कि कोई ना कोई करने राइट। वाला। मेरा ये मानना है कि डी ग्लोबलाइजेशन कतई नहीं हो रहा, हम्म, बल्कि इंटरनेट की ताकत आने के कारण, जो कि फिजिक्स की देन है हमारे समाज को, ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से हो रहा है। हम्म, और पॉलिटिकल सिस्टम जो है, पुराने ढंग से जिन लोग सोचते आ रहे हैं, तो क्योंकि वो पुराना चित्र हावी है लोगों के दिमाग में, तो वो डी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि दुनिया शिफ्ट हो रही है मटेरियल इकोनॉमी से नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की तरफ। करेक्ट। तो इंटरनेट में, जैसे आप बैठे हैं दिल्ली में, मैं बैठा हूँ हैदराबाद में, ये पहले जब मटेरियल इकोनॉमी हुआ करती थी 90 के पहले तक, तब ये नहीं संभव संभव था थी। क्या? जी नहीं, बिल्कुल आज नहीं। कोई भी ज्ञान आप, यदि आप मुझे देते हैं और मैं उसका पेमेंट आपको करता हूं, तो हम्म, आप नाइजीरिया में रहते हैं कि अमेरिका में रहते हैं, क्या फर्क पड़ता है? हम्म, तो इकोनॉमी तो नॉलेज की है, और हम्म, उसमें इंटरनेट की ताकत को, भगवान की ताकत है, नेचर की ताकत है। इस बाढ़ को तो अब कोई सरकार किसी देश की रोक नहीं सकती। वेरी इसके ट्रू। कारण ही हमारे देश में जो डिजिटल जो पेमेंट का सिस्टम शुरू हुआ, और भारत अभी डिजिटली कनेक्टेड है पूरा। मतलब इतना कनेक्टेड है कि आप यदि किसी टॉयलेट में भी जाते हैं भारत के, और वहां से आप जीपे के द्वारा
₹5 और ₹10 पेमेंट कर सकते हैं। बताइए ये मतलब कितना बड़ा एक चमत्कार है। बिल्कुल। तो ये हुँ, जहाँ तक डीग्लोबलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की बात हुई। हुँ, हुँ, जहाँ तक आप भारतीयों की स्थिति क्या है इस पर जो हुँ, हुँ। प्रश्न कर रहे हैं, तो आर्थिक देखिए स्वास्थ्य। हुँ, हाँ, आर्थिक स्वास्थ्य भारत का क्या है? तो अभी क्या है आपको इसके लिए समझना होगा कि अभी किसी भी देश का आर्थिक स्वास्थ्य किसी दूसरे दूसरे देश के आर्थिक स्वास्थ्य से भिन्न हो ही नहीं सकता। हुँ, हुँ, हम इतने अंदर तक आपस में जुड़ गए हैं इंटरनेट की हुँ, ताकत के कारण और जितने भी इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं वो सब प्रारंभ हुए वर्ल्ड वॉर टू के बाद में अमेरिका में ब्रेटन वुड्स ने जो ये वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट और प्रोफेशनल्स इकट्ठे हुए फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के लोग उन्होंने जो नियम कानून बनाए उसके आधार पर अमेरिका यूरोप चलता रहा फिर धीरे से जब भारत स्वतंत्र हुआ वह भी उसी धारा में बह रहा है तो पूरी दुनिया की जो आर्थिक व्यवस्था है उसको चलाने के प्रिंसिपल्स सेम है हुँ, हुँ, वो हुँ, कोई हुँ, अलग अलग किसी देश में नहीं है और इस कारण से पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसकी जो पैरामीटर्स हैं वो उसमें बहुत भ्रम भी है मगर हुँ, वो भ्रम भी सभी जगह एक साथ चल रहे हैं तो हुँ, भारत की अलग से कोई स्वास्थ्य नहीं है हुँ, पूरे हुँ, दुनिया का स्वास्थ्य कैसा है वैसा ही भारत का स्वास्थ्य है अब हुँ, दुनिया का स्वास्थ्य आर्थिक बहुत खराब चल रहा है हुँ, 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 और बहुत खराब इसलिए चल रहा है क्योंकि दो चीजें गड़बड़ हो गई हैं हुँ, एक हुँ, गड़बड़ क्या हुई है कि वो जो मॉडल है उसके यदि गहराई में जब जाएंगे तो मैं कारण बता पाऊंगा मगर हुँ, अभी आपके लिए इतना जानना जरूरी है आपके दर्शकों के लिए सुनने वालों के लिए कि 1970 की जो दशक है जिसमें मैं एज ए स्टूडेंट अमेरिका में गया था हुँ, हुँ, तब से लेकर आज तक पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था डाउनहिल चल रही है हुँ, और उसका मुख्य कारण ये है कि वेल्थ क्रिएशन की प्रोसेस जो पॉजिटिव रहती है वो हुँ, हुँ, एक्चुअली नेगेटिव हावी हो गया है तो हुँ, हुँ, कैसे तो उसमें ये होता है कि जैसे सट्टा है मान लीजिए एक हुँ, उदाहरण दे रहा हूँ चार दोस्त मिलके सट्टा खेल रहे हैं और हुँ, एक के पास सबका पैसा चला जाता है हुँ, तो समय तो चला गया शक्ति चली गई करेक्ट। पैसा नया पैसा कोई क्रिएट हुआ नहीं नई वैल्यू कोई क्रिएट हुई नहीं मगर वेल्थ हुँ, कॉन्सेंट्रेट हो गई एक आदमी के हाथ में सबके हाथों से छीन कर तो हुँ, ये जो स्पेक्युलेटिव इकोनॉमी और इसी प्रकार से और भी नेगेटिव इकोनॉमी हुँ, हुँ, 1970 के दशक के बाद में पहले अमेरिका में हावी हुई और हुँ, फिर हुँ, हुँ, यूरोप में और फिर पूरे विश्व में भारत हुँ, भी उसी अर्थव्यवस्था का अंश है तो जो सबसे पहली गड़बड़ी जो हो गई है अर्थव्यवस्था में इसमें कोई भारत दोषी है ऐसा नहीं है हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ, हम एक मॉडल को फॉलो करते आ रहे हैं उस मॉडल के दुष्प्रभाव को नहीं समझने के कारण हम हुँ, उसमें घुस हुँ, गए हैं भारत की जिम्मेदारी ये है भारतीय नीति निर्धारकों की कि ये समझें कि जो गलती अमेरिका और यूरोप किए हैं 50 साल में अब हुँ, जब हुँ, भारत जाग रहा है तो उन गलतियों से सबक लेकर हम क्या नई दिशा बना सकते हैं हुँ, जिससे केवल भारत का भला नहीं होगा विश्व का भी भला होगा तो ये हुँ, जो हुँ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैपिटल इन फ्यूअर हैंड्स जो कहते हैं हुँ, ना 10% लोगों के हाथ में 90% वेल्थ जा रही है अभी हुँ, जैसे हुँ, जमीन जमीन में सट्टा चल रहा है भारत में उन हुँ, 2004 में जो प्रॉपर्टी जिस घर में आप रहते हैं दिल्ली में हुँ, उसकी हुँ, हुँ, कीमत क्या थी और हुँ, 2014 आते आते वो कितने गुना हो गई यानी बिल्कुल। करीबन 20 गुना तो ये जो सट्टा जो हुँ, चल रहा है हर चीज पे चल रहा है और हुँ, जमीन हुँ, पर भी चल रहा है आज की यंग जनरेशन अफोर्ड भी नहीं कर सकती अपना घर खरीदना यदि माँ करेक्ट। बाप की घर का सपोर्ट ना हो तो यंग जनरेशन आज सोच भी नहीं हाँ, सकती तो ये दयनीय स्थिति है हुँ, हुँ, आर्थिक मगर ये भारत का किया हुआ नहीं है भारत हुँ, इसमें भागीदार बन गया है अनजाने में और हुँ, इसको हुँ, समझ के इससे बाहर निकलना चाहिए और हुँ, विश्व हुँ, के लिए एक नई राह बनाने की भारत की काबिलियत है ऐसा मैं मानता हूँ राइट। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बिल्कुल सबसे पहली बात तो मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा कि आपने बहुत अच्छा मतलब ये चीज़ को आपने कहा कि हम डीग्लोबलाइज़ेशन नहीं, रादर और भी ग्लोबलाइज़ेशन बढ़ रहा है, बिल्कुल। लेकिन मेरा यहाँ पे
भारतीयों को लेकर के भी था, क्योंकि एक आर्थिक असमानता जो है, वो एक चिंता बनी हुई है और कब तक बनी रहेगी और उसके क्या समाधान होंगे, उसको लेकर के मेरा अगला प्रश्न जो है, उसमें मैं चाहूँगा कि आपके जो एक मास्टरपीस बुक आए थे, क्रिएशन ऑफ वेल्थ वर्सेस ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। तो हम चाहेंगे वी वुड लाइक टू नो 3 प्राइम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर मास्टरपीस बुक। ये जो क्रिएशन ऑफ वेल्थ वर्सेस ट्रांसफर ऑफ वेल्थ है और कैसे आपकी किताब भारत के इकोनॉमिक चैलेंजेस एंड इश्यूज को एड्रेस कर पाती है और कैसे आपके सिद्धांत भारत को इकोनॉमिक एंड नॉलेज सुपर पावर बनने में मदद मतलब कारगर सिद्ध होगी या मील का पत्थर साबित होगा, उसको लेकर के थोड़ा आप प्रकाश डालें। जी। देखिए, पहला आपने अच्छा याद कराया कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं, ये केवल एक थियोरेटिकल हैं कि असल में हकीकत में ज़मीनी हकीकत को बदलने की ताकत रखते हैं। तो प्रिंसिपल्स अपने आप में ज़मीनी हकीकत को कभी नहीं बदल सकते, बट वो आपको रास्ता दिखाते हैं और यदि नीति निर्धारक उसको देखने को और समझने को तैयार हों, तो नीति उस हिसाब से बनाई जा सकती है। तो पहला ही प्रिंसिपल जो है, जो चैलेंज करता है दुनिया में अभी, जो फर्स्ट प्रिंसिपल मैंने कहा 4 प्रिंसिपल, तो हुँ, पहला प्रिंसिपल है वेल्थ क्रिएशन का कि ये धन आता कहाँ से? ये पैसा एक्चुअली है क्या? हुँ, पैसा आता कहाँ से? ये जो जो प्रेसिडेंट्स भी होते हैं अमेरिका के, एक हैरी ट्रूमन हुए, उन्होंने कहा कि ये बैंक में पैसा कहाँ से उगता है? ये मतलब एक क्यूरियोसिटी, क्योंकि हर आदमी को तो इकोनॉमिक्स नहीं ना मालूम, चाहे वो जी। प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, हुँ, क्योंकि हुँ, तो ये पैसा एक्चुअली आता कहाँ से है? हुँ, तो इसका उत्तर मेरे फर्स्ट प्रिंसिपल में है कि हुँ, मनुष्य का समय जो है, बहुत गौर से सुनिएगा, हुँ, हुँ, मनुष्य का समय यदि इस ढंग से उपयोग होता है कि उसमें कोई ऐसी चीज बनती है उसके समय और उसके शक्ति के द्वारा, जिसे कोई दूसरा मनुष्य खरीदना चाहता है हुँ, और वो खरीदने की लालायित इतना रहता है कि जितना खर्चा इस मनुष्य ने किया है उस चीज को बनाने में, उससे ज्यादा भी धन देने को तैयार हो जाता है। हुँ, वहां से पैसे की प्रारंभ होती है। लक्ष्मी का प्रादुर्भाव मनुष्य के समय में है, मगर मनुष्य का समय, जैसे पहले मैंने बताया, सट्टे में गया, हुँ, तो हुँ, क्या हुँ, हुँ, कोई वैल्यू क्रिएट हुई? हुँ, सट्टे में कोई वैल्यू तो नहीं क्रिएट हुई। हुँ, मगर यही मनुष्य का समय जब किसान के रूप में अनाज को पैदा करने में जाता है, जो किसी दूसरे इंसान को अनाज की आवश्यकता है, या किसी टीचर के द्वारा ज्ञान के रूप में एक विद्यार्थी को जाता है और उसके ज्ञान की वृद्धि होती है, हुँ, या हुँ, वैज्ञानिक के द्वारा एक नए आविष्कार होता है इंटरनेट का और सारे दुनिया को वैल्यू क्रिएट होती है, तो अलग अलग स्वरूप में हुँ, हुँ, मनुष्य वैल्यू क्रिएट करता है, जिससे दूसरे मनुष्यों के लिए एक जीवन सरल, सुगम और खुशहाली का होने लगता है। वहां से समय से पैसा क्रिएट होता है। तो ये जो भ्रम है कि सोसाइटी में पैसा नहीं है और बाहर से कहीं से कोई पैसा देगा तो मेरी सोसाइटी में उन्नति होगी, ये सबसे बड़ा गलत भ्रम हुँ, हुँ, सारे दुनिया के नीति निर्धारकों को है। हाँ, इसीलिए वो जो कैपिटल पे डिपेंडेंस है, तो हुँ, हुँ, पहला नियम यदि आप पकड़ते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप जिस मनुष्य को आप चाहते हैं कि वो स्वावलंबी बने और जिस मनुष्य को आप चाहते हैं कि वो धनी बने, यानी बहुत पैसे जी, वाला बने, हुँ, उसके हुँ, लिए आपको केवल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी है। राइट, तो जो लोग अभी बेरोजगार बैठे हैं, उनके लिए आप कौन-सी अपॉर्चुनिटी क्रिएट, जितने भी प्रॉब्लम हम देखते हैं समाज में, वो सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही अपॉर्चुनिटी है। हुँ, तो यदि आप एक-एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपॉर्चुनिटी को देने का नियम बनाने लगे, नीति निर्धारकों के द्वारा, और हुँ, हुँ, मनुष्य को प्रेरित करने लगे कि वो उद्यमी बने और हुँ, अपने जैसे किसान स्वयं उद्यमी हैं।
उसी प्रकार से हर मनुष्य उद्यमी का भूमिका निभाता है तो नए धन का प्रादुर्भाव होता है और एक उद्यमी को अपने साथ 10, 15, 20, 25 लोगों की जरूरत पड़ती है किसी भी काम। पान ठेला भी यदि आप खोलते हैं तो कम से कम 1 या 2 और व्यक्ति लगते हैं यदि उसे 20 घंटे चलाने हैं। तो हर उद्यमी के पीछे बहुत बड़ी फौज होती है जिसे रोजगार प्राप्त होता है। तो सीधा सीधा मैं आपसे कह रहा हूं कि भारत की जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो 80% है। एम्प्लॉयड लोग भारत में केवल मुश्किल से 5 से 8 करोड़ हैं, चाहे वो सरकार में हो, चाहे लार्ज सेक्टर में हो, चाहे एसएमई सेक्टर में हो। 80% ऑफ इंडियन वर्किंग पीपल आर ऑन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मोड, but they are not getting opportunity to perform in some sort of a greater wealth creation. So that is the direction. And कोई कमी नहीं है। ये जो पैसा क्रिएट कहाँ से होगा, ये मैंने बताया, मनुष्य का समय ही ऑटोमेटिकली बड़े कैपिटल के रूप में सामने आएगा। दिस कैन इजीली बी डन। इज माय पॉइंट क्लियर और आपको इसमें No, कंफ्यूजन it's making sense. It's making sense, but then question remains unanswered कि मतलब इसका where lies the solution? समाधान फिर इसका कैसे हम सॉल्यूशन पे हम कैसे काम मैं करें? आपको उदाहरण देता हूं ताकि जी। आप देखिए, हम लोग अभी जो अर्थव्यवस्था जो निगेटिव चल रही है उसके कारण एक उदाहरण सामने आता है आपके। कैसे निगेटिव कि हमने बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड डाला तो जमीन में, तो किसान तो मेहनत कर रहा है मगर वो पूरा का पूरा सॉइल भी खराब हो रहा है और फिर हम लोग सब बीमार पड़ रहे हैं, तो कैंसर हॉस्पिटल की संख्या बढ़ती जा रही है। ये तो निर्विवाद सत्य है कि हम लोगों का खाना सब बिगड़ गया है। तो अब मैं कह रहा हूँ कि एक प्रॉब्लम है, तो मैं कह रहा हूँ ये निगेटिव इकोनॉमी है। अब मैं कह रहा हूँ इस नेगेटिव इकोनॉमी को अब पॉजिटिव इकोनॉमी में बदलेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी हो गई कि नहीं हो गई। तो इस पॉजिटिव इकोनॉमी में बदलने को आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि नए प्रकार का भोजन जो है न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट ज्यादा बने और जो लोग अभी ऐसा खाना खा रहे हैं जो कि अच्छा नहीं है हमारे हेल्थ के लिए, उनको उनके जो धन है वो उस दिशा में जाए। तो एक साथ तो क्या होगा कि आपको जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो कहते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट जो कहते हैं, तो वो पूरी की पूरी एक इकोनॉमी, एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में आपके सामने खड़ी हो जाएगी। आज हर घर में फूड का कंजम्पशन है, तो ये पूरी की पूरी जो लाखों करोड़ रुपए की अभी जो अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था नए अर्थव्यवस्था के रूप में आएगी, वो लाखों करोड़ में। मगर इसके लिए साइंस का ज्ञान चाहिए, टेक्नोलॉजी का ज्ञान चाहिए और वो सब भारत में उपलब्ध है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि भारत में जो उपलब्ध नहीं है। अब केवल नीति ऐसी बने कि जो ग्राहक है यानी हम लोग जो जिनकी आमदनी हो रही है, हम लोग उन प्रोडक्ट्स को खरीदना शुरू करें। तो ये एक उदाहरण मैंने दिया, इससे आपकी हेल्थ यदि अच्छी है तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, तो इसका मतलब है डॉक्टर को आप पैसा इस बात का दीजिए कि मैं स्वस्थ रहूं। तो ये पूरी अर्थव्यवस्था को अशुभ के बजाय शुभ की ओर ले जाना। तो शुभ लाभ की जो मेरी पूरी जो कल्पना है, मेरी पुस्तक की जो मूलभूत कल्पना क्या है कि शुभ लाभ, यानी कि मैं जब 2 पैसे कमाऊं कोई भी काम करते हुए, तो ना तो प्रकृति की हानि हो और ना उस व्यक्ति की हानि हो जिससे मैं पैसे कमा रहा हूं। और इस नीति निर्धारण की व्यवस्था में आपको नए-नए उद्यम करने के, नए-नए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने के अनंत उदाहरण हैं। जैसे आप ये रिसाइकल इकोनॉमी को ही ले लीजिए। अभी कितना वेस्ट हो रहा है, सब वेस्ट प्रॉपर्ली रिसाइकल हो पा रहा है क्या? नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उसमें रिसाइकल करने वाले को प्रॉफिट नहीं आ पा रहा है। क्यों नहीं आ पा रहा है? क्योंकि कोई शक्तियाँ हैं जो नहीं चाहती कि रिसाइकलिंग हो। भाई जब आपको बिना मेहनत के माल बेच-बेच कर बहुत प्रॉफिट हो रहा है, तो आप क्यों चाहेंगे कि कोई ऐसी शक्तियाँ खड़ी हों जो रिसाइकल करें और मेरा जो सेल है वो कम हो जाए। तो ये जो केंद्रीयकरण जो हुआ है ना धन का, और केंद्रीयकरण होने से जो विकेंद्रीकरण होने की जो एंटरप्राइजिंग की अपॉर्चुनिटी है, उस पे अड़चन पैदा होती है। आपको एक और उदाहरण देता हूँ, बहुत ज़मीनी उदाहरण। आपको पता है शिवाकाशी? आपने सुना होगा।
जी, शिवाकाशी शिवकाशी। एक जगह है साउथ हम्म, में, जहाँ पे हम्म, पटाखे और जहाँ प्रिंटिंग जी, के लिए फेमस है। जी, एक जी। व्यक्ति कलकत्ता के, एक साधारण व्यक्ति जिनको प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का नॉलेज था, वो शिवाकाशी गए अपने समय पे, वो वहीं के थे। उन्होंने हम्म, वहाँ अपना छोटा-सा प्रिंटिंग का काम शुरू किया, उद्यम शुरू किया। हम्म, आखिर उद्यम बढ़ते-बढ़ते इतना बड़ा हो गया है 10, 20, 25 साल में कि अभी डिजिटल इकोनॉमी आने के पहले जितने भी एयरलाइन के टिकट थे दुनिया भर के, वो सारे हम्म, शिवाकाशी में प्रिंट होके जाते थे। हम्म, नमक्कल एक जगह है साउथ में, वहाँ हम्म, पर एक व्यक्ति बम्बई से जाता है और उसको ऑयल ऑयल इंडस्ट्री में नौकरी करता था, और वो व्यक्ति, उसको पता है प्रॉब्लम ऑयल हम्म, इंडस्ट्री का, कि उनकी जो बॉडी है, बॉडी बनाना हम्म, अवेलेबल नहीं थी इंडिया में। तो वो व्यक्ति हम्म, वहाँ पर पहला टैंकर की बॉडी बनाने का काम शुरू करता है। आज भारत का वो केंद्र हब है बॉडी बनाने का। हज़ारों लाखों की संख्या में वहाँ उद्यमी और एम्प्लॉइज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो भारत की जो शुभ लाभ की जो पुरातन जो चिंतन है, वो डिसेंट्रलाइज़्ड इकोनॉमी का है। उसमें हम्म, हर हाथ को काम मिलता है। अपने हम्म, आर्टिसन कितने हैं लगता है आपको देश में? हम्म, 20 करोड़ आर्टिसंस हैं अपने देश में आज भी, हम्म, मगर उनको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है। नहीं मिलते हैं। तो ये बिल्कुल। पूरा जो मामला गड़बड़ है, ये सिर्फ अपॉर्च्युनिटी के लिए नीति निर्धारण कैसे हो, विकेंद्रीकरण कैसे हो, और हम्म, केवल केंद्रीयकरण ना हो जाए कि कुछ लोग बहुत बड़े-बड़े, अपने बड़े इंडस्ट्री चाहिए, मगर वो किनके लिए हम्म, चाहिए? बड़े काम करने के लिए चाहिए। हम्म, आप बड़े इंडस्ट्री वाला यदि ये सोचेगा कि आलू भी मैं बेचूँगा, हम्म, वहाँ प्रॉब्लम है। हम्म, बड़े इंडस्ट्री का काम है सैटेलाइट। आज वो एलन मस्क ने अकेले अपनी ताकत से स्टारलिंक कंपनी का क्रिएशन किया है, हम्म, जो पूरा टेलीकम्युनिकेशन एक आदमी का काम है। और हम्म, पूरी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और भारत में 2 महीने बाद वो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी आने वाली है। ये काम भारत में बड़े लोगों का था, जिनके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं। वो लोग बिज़ी किसमें हो गए हैं? उन कामों में बिज़ी हो गए हैं, जो साधारण आपके ठेले वाले लोग जो काम कर रहे हैं। हम्म, आप समझ रहे हैं? कहाँ जी, गड़बड़ जी, हो रही है? तो जी, उन्हें अपनी भूमिका समझनी चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करके नए-नए चीज़ लाना उनकी ज़िम्मेदारी है। ट्रेड करेक्ट। में घुसकर छोटे-छोटे व्यापारियों को, किरानेदारों को, किसानों को खत्म करना, ये भारत की, ये मूल कारण है भारत के जो मेजॉरिटी ऑफ लोगों की अपॉर्च्युनिटी का डिस्ट्रॉय होने का। उसको सँभालना वेरी बहुत ट्रू, ज़रूरी वेरी है। ट्रू। I So, hope यहाँ पे, point has yes, become no, little no, you clearer. have made a big sense, and the message is very loud and clear also. यहाँ पे एक जो आपने शुभ लाभ की बात कही थी, मुझे लगता है कि इसमें आप एक एथिकल मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि मतलब लाभ कैसा हो तो शुभ हो, मतलब अशुभ लाभ ना हो। कुछ ऐसा है? हाँ जी, देखो क्या है, जब हम लोग एथिक्स की बात करते हैं ना, तो हमारे जो प्रैग्मैटिक थिंकिंग जो कहती है ना कि आइडियलिज़्म की बात मत करो। हुँ, 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 हुँ। आइडियलिज़्म वो संतों के लिए है, साधुओं के लिए है। सामान्य आदमी को आइडियलिस्ट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हुँ, ये भी एक बहुत बड़ा भ्रम है हुँ, हुँ, अर्थव्यवस्था हुँ, में। हुँ। क्योंकि हुँ, हुँ। होता क्या है कि यदि कोई चोरी करके बड़ा बनना चाहता है, और हुँ, आप हुँ, कहते हैं कि जब सब चोर हैं तो मैं क्यों चोर नहीं हूँ, तो आप चोरी किसकी करोगे भाई? हुँ, आप चोरी करोगे किसकी, यदि धन को पैदा करने वाले लोग ही नहीं हैं? राइट। तो समाज में क्या हो गया है, केवल भारत की बात नहीं है। मैं हुँ, हुँ। अमेरिका का ही उदाहरण देता हूँ आपको, हुँ, हुँ, क्योंकि हुँ। अमेरिका एक रोल मॉडल रहा है अर्थव्यवस्था हुँ, में हुँ। पिछले हुँ, स हुँ। 75 सालों में, और हम हुँ, सब हुँ। लोग अमेरिका को देखकर उसको एक फ़ॉलो करते आ रहे हैं, पूरी दुनिया फ़ॉलो कर रही है। उन वहाँ से आपको मैं ये विषय क्लियर करता हूँ। हुँ, 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 हुँ। 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, मैंने आपको पहले भी ज़िक्र किया, ब्रेटन वुड में मीटिंग हुई, और जी। उसके बाद में अर्थव्यवस्था वहाँ की नए ढंग से शुरू हुई, अमेरिका की, यूरोप की। 1975 आते-आते अर्थव्यवस्था, बाकी की राजनीतिक बातों में मैं नहीं जाना चाहता, क्योंकि हुँ, हुँ, हर हुँ, हुँ। देश में कुछ न कुछ नेगेटिव और पॉज़िटिव साथ-साथ चलते रहते हैं। राइट। मगर आर्थिक रूप से जो पॉज़िटिव चला 30 साल तक अमेरिका में और यूरोप में, उसका ज़िक्र करना आवश्यक है।
उसका जो अधिकांश हिस्सा था वो शुभ लाभ का था। राइट, राइट। कैसे था? तो शुभ लाभ यानी क्या है कि मैं 2 पैसे कमाऊं तो हम्म, सामने वाले को कुछ ऐसा वैल्यू ऐड करूं, उसकी हम्म, ताकत बढ़ाऊं, प्रकृति का नुकसान ना करूं। तो 2 हम्म, प्रिंसिपल आते हैं इसमें। मेरा प्रिंसिपल नंबर 2 पे हम लोग आ गए हैं कि हम्म, धन बढ़ता कैसे है? मैंने पहले बताया समय से धन बढ़ता है, हम्म, समय ही धन बनता है। अब मैं आपको बता रहा हूं धन बढ़ने के 2 मार्ग हैं। हम्म, शुभ लाभ के, शुभ लाभ जी, के 2 मार्ग हैं। एक है मेहनत। हम्म, आप दिन रात मेहनत करते हैं, एक ही काम करते रहते हैं, कुछ नया नहीं करते हैं। जैसे आप अखबार वाले हैं तो 6 बजे 7 बजे आपका अखबार हर घर में पहुंच जाना चाहिए। मैं डिजिटल हम्म, के पहले की बात कर रहा हूँ। जी, आप दूध वाले हैं तो आपका दूध 7 बजे वहां पहुंच जाना चाहिए समय हम्म, पर। वो रूटीन वर्क है ना। एक राइट, राइट, व्यवस्था बन गई है, प्रोडक्ट बन रहा है हम्म, और वो नियमित चल रहा है, तो इसे कहते हैं लीनियर ग्रोथ। तो हम्म, ये मेरा दूसरा प्रिंसिपल का एक पहला भाग है कि मेहनत के द्वारा आदमी आगे बढ़ता है, पैसा कमाता है। मेहनत करते हैं और वो टाइम पैसे में कन्वर्ट होता है, मगर वो लीनियर है। हम्म, 1 महीने में 10,000 तो 2 महीने में 20,000, 1 महीने में 1 लाख तो 2 महीने में 2 लाख। उस धारा से चलता है, हम्म, मेहनत से। तो अमेरिका में क्या हुआ कि जिसके पास ज़्यादा ज्ञान नहीं, ज़्यादा पढ़ाई नहीं, उन लोगों ने, जैसे वहाँ एक स्टोर होता है 7-Eleven, मतलब हम्म, क्या, 7 बजे सुबह शुरू होता है, 11 बजे हम्म, बंद होता है। पूरा हम्म, परिवार मिलके उस स्टोर में कितने घंटे मेहनत करता है? 16 हम्म, घंटे। और पूरा हम्म, परिवार लगा रहता है किराने के। 10 साल के हम्म, अंदर-अंदर हर 7-Eleven चालू करने वाला व्यक्ति करोड़पति अमेरिका में बन जाता था। मैं अपने पुरानी बात कर रहा हूँ, 19 जब मैंने अमेरिका को देखा है 1970 के हम्म, अमेरिका में। आज वो हम्म, स्थिति नहीं है। तो ये हो गई मेहनत वाला मार्ग। और दूसरा मार्ग जो है क्रिएशन ऑफ वेल्थ का, वो है थिंकिंग वाला मार्ग। यानी हम्म, आपने कोई नया क्रिएट किया, आज इंटरनेट है, तो आप कितने पोस्ट कार्ड रोज लिख सकते हैं? मैं और आप कितने पोस्ट कार्ड रोज डाल सकते हैं? लाखों। तो बिल्कुल, ये क्यों हो पाया? क्योंकि इंटरनेट की टेक्नोलॉजी ने इंसान की ताकत को कम समय में ज्यादा काम करने लायक बना दिया। राइट, तो ये जितने भी साइंटिफिक इनोवेशन होते हैं, चाहे वो साइकिल का हो, चाहे सैटेलाइट का हो, चाहे इंटरनेट का हो, वो मनुष्य को कम समय में ज्यादा हम्म, धन क्रिएट करने की ताकत हम्म, देता है। ये हम्म, दोनों नियमों के कारण, हम्म, आप गौर कर रहे हैं, ये जी, जी, 2 नियमों के कारण, लीनियर ग्रोथ और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से शुभ लाभ की गति में अमेरिका 1945 से, जो कि एकदम गरीबी में था, पूरा डिप्रेशन में था, 1929 का जो ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन जो आया था, वहां से मतलब निकल कर हर एवरेज अमेरिकन 70% अमीरी तक पहुंच गया था, 75। और ये शुभ लाभ की ताकत थी। बिल्कुल, बिल्कुल, और आज वो अमेरिका -2% में, मतलब हर अमेरिकन अभी गरीब है। दूर हम्म, से आपको लगता है कि अमेरिका नंबर 1 है, नंबर 1 वो 70 में भी था, नंबर 1 आज भी है ओवरऑल इकोनॉमी में। बट वो सारा धन जो है वो आज की तारीख में गिनती के 5% लोगों के हाथ में होने से एवरेज अमेरिकन के हाथ में कुछ नहीं है। होमलेसनेस है और हम्म, सब प्रकार की तकलीफें हैं। जिन लोगों को अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देना है, उनको अभी हम्म, 2-2 जॉब करना पड़ता है अमेरिका में। इतनी हम्म, गरीबी में आज अमेरिका पहुंच गया अशुभ लाभ के कारण। तो ये शुभ हम्म, लाभ और अशुभ लाभ, ये कोई भारत की बपौती नहीं है, ये पूरे हम्म, मानव समाज के लिए है कि शुभ बहुत लाभ अच्छा, यानी या तो मेहनत करिए या थिंकिंग करके कुछ नया बिल्कुल, इनोवेशन करिए। अशुभ बिल्कुल, लाभ यानी तुम बुरा करो, सट्टा खेलो हम्म, और ड्रग बेचो और वेपन बेचो और ये सब अशुभ लाभ करके पूरे समाज की दुर्दशा करो। तो ये दुर्दशा दोनों, होती तो केवल एथिक्स बोलकर इसको एक सहज रूप से, क्योंकि है, मैं थोड़ा डरता हूं जब लोग एथिकल बोलते हैं तो उनका हम्म, इरादा होता है कि इस आइडिया को डस्टबिन में डाल देना। हम्म, नहीं, नहीं, बहुत बड़ा इसमें मैसेज है सर। अगर ये एथिकैलिटी को फ़ॉलो किया जाए तो मुझे लगता है काफ़ी अमन-चैन भी होगा, शांति भी लोगों को होगी।
बहुत अच्छा आपने कहा, नहीं तो फिर वही समाज की दुर्दशा होगी अगर असुर लाभ पे जाएँगे तो। बहुत अच्छा और चूँकि मैं एक विश्वविद्यालय में हूँ और हमारे भी छात्रों के सामने एक बड़ा एक चैलेंज रहता है कि प्लेसमेंट, जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट ये सब को लेकर के। तो मैं चाहूँगा चूँकि समय की थोड़ी मर्यादा है हमारे पास में अब 12 मिनट बचे हैं, तो 2 सवाल मैं आपसे मैं रखना चाहूँगा और उसके संक्षेप में ही उत्तर लेकर के और फिर भविष्य में फिर हम आपसे कनेक्ट करेंगे। तो मेरा यहाँ पे ये प्रश्न ये है सर कि चूँकि आप भले ही डिग्री वाइज़ अर्थशास्त्री ना हो, लेकिन आप अपने काम से अर्थशास्त्री हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए कुछ करियर या एम्प्लॉयमेंट को लेकर कुछ सलाह दें बिकॉज़ द स्पीड विद व्हिच आवर वर्ल्ड इज़ चेंजिंग टुडे, वी कैनॉट से व्हाट डज़ द फ्यूचर होल्ड फॉर अस. The career flights that our students are taking today will not necessarily land them at the right airport, after 5 or 6 years. So in this scenario, what kind of enterprising skills our students need to learn, or what kind of upcoming technologies our students need to be aware of? So broadly speaking, what would you like to say on future readiness of our students for future jobs, especially in finance, commerce, and economics? Over to you, sir. देखिए, अब हर हर बच्चे का जन्म क्यों हुआ है, इसके जवाब में इसका उत्तर है। Mm, पर्पस ऑफ लाइफ। mm, क्योंकि सारा भ्रम जो हो गया है कि मेरे पास जब इतना पैसा होगा तब मैं सफल माना जाऊँगा या मानी mm, जाऊँगी। तो उस चक्कर में क्या हो रहा है कि मेरे को सबसे बड़ा पैकेज कहाँ मिलेगा, कैसे पहुँचूँ, पूरा जो कंसंट्रेशन हमने भ्रमित कर mm, दिया है हमारे नौजवानों को। mm, तो मैं अपने नौजवानों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि कोविड के दिन को याद करके ज़रा दुनिया को एक नए नज़रिए से देखिए। mm, कोविड में क्या ज़रूरी था? सारी दुनिया बंद हो गई थी। mm, रिक्शे वाला हो या भारत का प्रधानमंत्री हो या अमेरिका का राष्ट्रपति हो, सुबह उठकर सब एक ही काम करते थे और सोचते थे कि आज मुझे कोविड ना लगे। mm, वो जो mm, वो जो समय था उसमें से कुछ चीज़ समझने की और सीखने की है। mm, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मनुष्य के लिए भोजन। mm, यदि भोजन नहीं, तो कोविड में आप जीवित नहीं रह सकते। mm, दूसरा जो समझने की बात है कि प्यार, परिवार नहीं, तो आपके जीवन का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आप मर भी गए तो कोई जलाने वाला तक नहीं था कोई। mm, mm, बिल्कुल। तीसरा जो था कि इंटरनेट की ताकत, जो विज्ञान ने हमें दी है, कि मेरे Mm, पास यदि इंटरनेट की ताकत है, तो मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को अंदर में जो भी है, मेरे लिए एक आउटलेट है, मेरी mm, प्रतिभा के लिए एक आउटलेट है। तो mm, मैं अपने नौजवानों को एक ही बात कहना चाहता हूँ। mhm, सबसे पहले तो जीवन बहुत सुंदर चीज़ है, इसको मानिए और समझिए और mhm, इसमें अपनी तरक्की को किसी चीज़ से मत आँकिए, सिर्फ़ एक ही चीज़ से आँकिए कि क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जीवन में, जिससे आपको ऐसा लगे कि मैं बहुत अच्छे ढंग से, यानी कि जैसे एक बीज होता है ना, जब बीज उसमें से फल निकलते हैं ना, तो वो जो mm, खुशी होती होगी बीज को कि मैं केवल बीज नहीं रह गया हूँ, मैं आज एक पेड़ बन गया हूँ। तो यदि mm, आपके अंदर कोई कला है तो वो कला खिले, आपके अंदर विज्ञान है तो विज्ञान खिले, कोई राइटर है तो राइटर खिले। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि जीवन का उद्देश्य क्या है? करेक्ट। और इस बात को भ्रम को निकाल दीजिए कि कितनी बड़ी गाड़ी मेरे पास होगी और कितना बड़ा घर होगा तभी मैं सफल होऊँगा। क्योंकि यदि वो भ्रम में आप जिएँगे तो कभी भी आप सही निर्णय भविष्य के लिए कर ही नहीं पाएँगे। मगर Mm, यदि ये निर्णय आपने कर लिया तो यकीनन मानिए, लक्ष्मी भी सरस्वती की बेटी होती है। यदि mm, आप अपने फील्ड में एक्सेल करेंगे, तो लक्ष्मी भी आपके पास आने वाली है। स्टीव जॉब्स का उदाहरण समझ लीजिए। कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, मगर एक जिद थी और उन्होंने कंप्यूटर बनाया, पर्सनल कंप्यूटर बनाया। तो आपको किसी भी डिसिप्लिन के हों, किसी भी इंजीनियरिंग के हों, साइंस के हों, आर्ट्स के हों, कॉमर्स के हों, आखिर में जाके ये सब डिसिप्लिन
एकजुट हो जाते हैं। आप शुरुआत कहीं से भी करो, कहीं न कहीं आपके अंदर में क्या चीज़ है, वो समझना आपकी बड़ी ज़िम्मेदारी है। और इसके लिए मेरा आग्रह ये है कि बड़ा तनख्वाह की नौकरी खोजने के बजाय, कम तनख्वाह की नौकरी खोजिए, जहाँ आपको अपने समय को अपने ढंग से नया करने का, एक्सीलेंस करने का अवसर मिले। और बहुत एक दिन आप एम्प्लॉयी से खुद एंटरप्रेन्योर भी बन जाएँगे। भारत में 80% कभी भी एम्प्लॉयी नहीं रहे हैं। अमेरिका में 80% एम्प्लॉयी हैं, यूरोप में हैं, क्योंकि उनका जो मॉडल है वो मूलतः गलत है और वो बैठ रहा है। वो मॉडल बैठ रहा है, इसीलिए अमेरिका और यूरोप के लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। तो आप नौकरी के पीछे पागल मत होइए। आप अपनी प्रतिभा को पहचान कर नौकरी करिए जहाँ आपको मिलती है। नहीं मिलती है तो 2-4 दोस्त मिलकर अपने फील्ड में एक नया उद्यम शुरू करने का प्रयास करिए, क्योंकि आखिर में भोजन से ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है। यदि आप अपनी सर्वाइवल नीड को कंट्रोल कर पाएँगे, आपका जेस्टेशन पीरियड बढ़ जाएगा, आपकी एंटरप्राइज़ ज़रूर सफल होगी। कोई कारण नहीं है कि एंटरप्राइज़ में सफल नहीं होंगे। हर व्यक्ति उद्यमी एक बार में नहीं होता है। 5-10 दोस्तों में यदि एक भी आदमी उद्यमी बनता है, बाकी लोगों की ज़िम्मेदारी है कि उसकी ताकत बढ़ाएँ और उसके पीछे-पीछे आगे वो भी उद्यमी बन पाएँ। और कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं देता है। बहुत बहुत ही अच्छा सर आपके वक्तव्य के लिए। और मेरे पास 2-3 सवाल और थे, लेकिन समय की चूँकि मर्यादा है और मेरे पास अब 3 मिनट बचे हैं, तो मैं आपको रिकनेक्ट करूँगा भविष्य में बहुत जल्दी। और आज मैं यही कहूँगा कि टू कंक्लूड आवर इंटरैक्शन नाउ, जस्ट आई विल रिक्वेस्ट यू, क्योंकि जो भी अतिथि हमसे जुड़ते हैं हम उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि एक मैसेज ऑफ पीस एंड प्रोग्रेस बस 2 लाइन में आप हमारे व्यूअर्स के लिए मतलब दें, सो दैट वी कुड क्रिएट अ बेटर ह्यूमन, बेटर सोसाइटी, बेटर नेशन, बेटर प्लैनेट फॉर अ बेटर टुमारो। जी सर। बस सीधी-सी बात है, आप शुभ लाभ उद्यमी को जहाँ भी देखें उसकी ताकत बढ़ाएँ बहुत अच्छा। और शुभ लाभ उद्यमी बनने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया। ऑटोमेटिकली देखिए, दुनिया की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, देश की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ जहाँ पर आप हैं, उसके इर्द-गिर्द एक छोटी-सी दुनिया जिसमें 50-100 लोग रहते हैं, चाहे वो गाँव है या शहर है, आप उसकी चिंता करिए और शुभ लाभ की प्रोसेस को मजबूत बनाने में सहयोगी बनें। इतना ही मुझे कहना है। Excellent. Very thoughtful of you, sir. Sir, we are immensely grateful to you for your scholarly presence with us today. और शिक्षा एवं वाणिज्य जगत में आपके उत्कृष्ट और सराहनीय कार्यों के लिए लाइफ एक्सप्रेस की जूरी ने आपके लिए एक अवार्ड की घोषणा की है, और वो अवार्ड है लाइफ एक्सप्रेस आइकन ऑफ इंडिया अवार्ड। और आपके इस उपलब्धि पर मैं आपको अपने इंटेलेक्चुअल व्यूअर्स की ओर से ढेरों बधाई देना चाहूंगा। हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशंस। गॉड विलिंग वी शैल मीट अगेन इन सम अदर एकेडमिक फोरम। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस टुडे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फॉर द मैं बहुत अनुग्रहित हूँ आपके अवार्ड के लिए। थैंक यू। सर थैंक यू। LXP Icon of India Award is proudly presented to Shri Tulsi Tawari for his exemplary contributions to Indian economy and entrepreneurship on 20th June 2025. नमस्कार दोस्तों, आज के आई के सेगमेंट में फिर से हम एक ह्यूमन वैल्यू सीखेंगे। पिछला ह्यूमन वैल्यू जो हमने हिंदी अल्फाबेट के जरिए सीखा था वो था त्र से त्राता, और हिंदी का अगला लेटर या अक्षर है ज्ञान। ज्ञा से जो ह्यूमन वैल्यू मैंने सेलेक्ट किया है वो है ज्ञानशीलता। ज्ञानशीलता का अर्थ है ज्ञान के प्रति सजगता और विनम्रता। ज्ञानशीलता एक गहरा संस्कृत शब्द है जो केवल जानकारी एकत्र करना या तथ्यों को इकट्ठा करना तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उस क्षमता को दर्शाती है जिससे व्यक्ति अपने ज्ञान का विवेकपूर्ण, नैतिक और सकारात्मक उपयोग करता है। ज्ञानशील व्यक्ति सीखने के लिए हमेशा तैयार रहता है, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनता है और नए विचारों के लिए खुला होता है।
वह जानता है कि ज्ञान का अभिमान नहीं बल्कि उसका विनम्र प्रयोग ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि ज्ञानशील बनना है, जिससे व्यक्ति समाज, प्रकृति एवं स्वयं के प्रति उत्तरदायी बन सके। आज के बदलते युग में ज्ञानशीलता एक ऐसी मूल्यवान मानव गुण है जो हमें सतत विकास, सह अस्तित्व और समरसता की दिशा में ले जाती है। ज्ञानशील व्यक्ति अपनी सीखने की विनम्रता, नई अंतर्दृष्टि के आधार पर अपनी समझ को बदलने की तत्परता और करुणा, न्याय व दुनिया में भलाई को बढ़ावा देने के लिए ज्ञान का उपयोग करने की क्षमता से पहचाना जाता है। तो आज के सत्र की समाप्ति मैं फिर एक आह्वान के साथ करना चाहूँगा, खासकर श्री तुलसी टावरी जी के बातचीत से निकले कुछ मुख्य अंश को लेकर। श्री टावरी ने अपने साक्षात्कार में भारत की अर्थव्यवस्था पर चर्चा की, जिसमें उन्होंने डीग्लोबलाइजेशन के विचार को खारिज करते हुए इंटरनेट के कारण तेजी से हो रहे ग्लोबलाइजेशन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विश्व की अर्थव्यवस्था वर्तमान में खराब स्थिति में है क्योंकि 1970 के दशक से धन सृजन की प्रक्रिया नकारात्मक हो गई है, जिसका मुख्य कारण सट्टा और अन्य नकारात्मक आर्थिक गतिविधियां हैं। उनकी पुस्तक क्रिएशन ऑफ वेल्थ वर्सेस ट्रांसफर ऑफ वेल्थ का उद्देश्य धन सृजन की सही प्रक्रिया को समझना है, जिसमें मनुष्य का समय और मेहनत मुख्य भूमिका निभाते हैं। उन्होंने शुभ लाभ, जिसमें प्रकृति और अन्य लोगों का नुकसान ना हो, और अशुभ लाभ जैसे सट्टा, ड्रग्स के बीच अंतर स्पष्ट किया। छात्रों के लिए उन्होंने सलाह दी कि वे अपनी प्रतिभा को पहचानें, पैकेज के पीछे नहीं भागे और उद्यमशीलता कौशल विकसित करें। With these deliberations of Sri Tulsi Tawri, we conclude today's session और मिलते हैं अगले एपिसोड में। Till then, enjoy your time meaningfully। और हाँ, अपना और अपनों का भी ख्याल रखें। जय हिंद।